मैं उन सबका यहाँ पर नमस्कार करता हूँ और ऐसा सीन कभी कभी देखने को मिलता है। अब वास्तविकता क्या है, ये सरकार नहीं चाहती कि एजुकेशन के क्षेत्र में विकास हो, क्योंकि हायर एजुकेशन का विकास तभी होता है जब प्राइमरी एजुकेशन से उसकी स्थिति अच्छी हो, क्योंकि एजुकेशन इस सरकार की किसी प्रायोरिटी में नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि इनके कुछ निहित स्वार्थ हैं। ये निजीकरण को बढ़ावा देना इनका मकसद है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र के अंदर। इन्हें इस बात का कोई डर है नहीं है। वैसे तो ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं हम, लेकिन ये राष्ट्रवादी नहीं, ये राष्ट्रविरोधी। अभी मैं जिक्र करूंगा, कुछ दिन पहले इन्होंने प्राइमरी जो अपने गवर्नमेंट स्कूल है उसमें एक विशेष लेटर इनके द्वारा जारी किया गया है। और वो लेटर क्या है कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन का विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में जाएगा, प्राइवेट स्कूल उसकी फीस देगा और 700 से लेकर के 1200 रुपए पर मंथ उसे स्कॉलरशिप देगा। इसका अभिप्राय क्या होगा, धीरे धीरे जितने भी सरकारी प्राइमरी स्कूल है वो खाली हो जाएंगे, स्टाफ सरप्लस होगा और सरकार को ये कहने का बहाना मिलेगा क्योंकि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी नहीं है, इसलिए इन स्कूलों को बंद किया जाता है। और उसके बाद उस बिल्डिंग को, उस क्षेत्र को वो अपने जो चहेते व्यक्ति है उनको बड़ी आसानी से प्रदान करता है। मैं यहाँ पर एक बात का उल्लेख और करना चाहता हूँ। हमारी एक विद्यार्थी IAS है, वो है गुजरात के अंदर। आज से कुछ दिन पहले वो अंबाला आई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई वहाँ की स्थिति क्या है। उसने ये बताया वहाँ के संभवतः सभी स्कूल जो सरकारी थे वो अधिकांश रूप से निजी संस्थाओं के हाथ में दे दिए गए। कोई भी नहीं आया। यहाँ पर भी इनकी इसी तरह की प्लानिंग चल रही है। और वो प्लानिंग क्या चल रही है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनका एक 10-10, 15-15 का ग्रुप बनाया जाएगा और वो किसी भी निजी संस्था के हाथों में प्रदान कर दिया जाए। अभी आयो। अगर ये हालत होती है तो आप अंदाज लगा लीजिए क्या आप लोगों के नहीं आए, वो हायर एजुकेशन की स्थिति क्या बेहतर होगी। कहने का प्राय क्या है और भी बदतर। सरकारी स्कूलों का सबसे बड़ा फायदा ये है, या सरकारी कॉलेज हो या ग्रांट एडेड कॉलेज हो, ये गरीब आदमी का बच्चा भी उसमें पढ़ सकता था और पढ़ के अब अपने भविष्य को सुख में और सुनहरा बना सकता था। अब जिस स्थान से गरीबी बढ़ती जा रही है, आप पूरे डेटा उठा के देख लीजिए कितनी भयंकर गरीबी गांव देहात शहरों में है, कितनी भारी बेरोजगारी। अगर हरियाणा का जिक्र आता है तो बेरोजगारी की दृष्टि से हरियाणा इस समय पूरे देश के अंदर 1 नंबर पर है। अभी कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत बड़ी न्यूज थी कि संपूर्ण भारत से जितना GST इकट्ठा हो रहा है उसमें हरियाणा छोटे होने के बावजूद भी 4थे नंबर पर आया है। लेकिन वो GST का पैसा गया कहाँ? कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उनके पास नहीं है, कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए उनके पास वेतन नहीं है, सीनियर स्केल और सिलेक्शन ग्रेड का पैसा वो देने के लिए तैयार नहीं है। जो वैकेंसी कॉलेजों में खाली हो गई उनको भरना वो नहीं चाहते और उसे डिमनिश कैडर का वो नाम दे देते हैं, चाहे वो क्लेरिकल हो या टीचिंग। प्यारे दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ें। अगर हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये स्थिति जो जॉब आपके पास है आपको ये भी बचानी भारी हो जाएगी। आप इसे बिल्कुल नहीं बचा पाओगे। धीरे धीरे आपकी जो वैकेंसी जो पोस्ट है वो भी डिमनिशिंग कैडर में आते हैं। एक बात का जिक्र मैं इस स्थान पर और आपके सामने करना चाहूंगा। जो बेचारे डाउन ट्रोडन या समाज के निचले तबके के व्यक्ति हैं
अगर वो सरकारी नौकरियों में एंट्री करते हैं तो रिजर्वेशन के आधार पर करते हैं। लेकिन आप सोचिए, जब सरकारी विभाग ही बंद हो जाएंगे तो रिजर्वेशन काहे की? यानी कि आगे आने वाले आपके बच्चों को कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये ऐसा क्राइसिस का टाइम है, पीरियड है कि अगर हमने इस क्राइसिस में एकजुट होकर के संघर्ष नहीं किया, आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हमें ये पूछेंगे कि जब ये कानून बन रहे थे, ये परिवर्तन हो रहा था, उस समय आप कहां थे? हालांकि मुझे रिटायर हुए भी 8-9 साल हो गए, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जितनी आपकी ड्यूटी आई थी, मैंने भी अपनी ड्यूटी उतनी ही मानी जितनी आपको, आप लोगों की जिम्मेवारी है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये संघर्ष आप जारी रखिए। आप देखिए कितने ताजुब की बात है, रेलवे बेच दिया, एयरलाइंस बेच दी, डिफेंस की लैंड बेच दी, डेयरी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट था उसका लैंड बेच दी। मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अंबाला के पास एक 400 एकड़ का मिलिट्री डेयरी फार्म था, जहां हजारों की तादाद में गाय थी और रोजाना वो चंडीगढ़ दूध आता था। जो भाई हमारे बॉर्डर पर है, सीमा पर है, उनको वो दूध की सप्लाई करता था। वो 400 एकड़ का फार्म भी अपने चहेते लोगों को इनके द्वारा दे दिया। तो कहने का अभिप्राय क्या है? अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, इंडियन पेट्रोलियम बेच दिया, रेलवे बेच दिया, डिफेंस बेच दिया, और एक बात का ध्यान रखना, इनकी नीतियां यही रहेंगी। और अगर 24 में ये सत्ता में आ गए ना, तो शायद आपको ये बैठने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार भी आपको ये नहीं देंगे। आपने कौटिल्य या चाणक्य का नाम सुना है, एक ऐसा फकीर, एक ऐसा इंटेलेक्चुअल जिसने मगध साम्राज्य की तानाशाही को समाप्त कर दिया था अपने प्रचंड डिटर्मिनेशन। अरे टीचर्स में तो बहुत हिम्मत होती है, बहुत ताकत होती है। उनकी हिम्मत और ताकत के सामने तो बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं। आपके सामने ये जो व्यक्ति सत्ता में बैठे हैं, ये कोई मायने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अफसरों को आप बनाते हैं। जो बहुत ज्यादा भीड़ आप रोके बैठे हो कॉलेजों में, ये चाहते इनको रोके रखो। जिस दिन आपने अपने कॉलेजों के दरवाजे खोल दिए ना, ये इस भीड़ को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसी लॉलेसनेस पैदा होगी। इसलिए ये सरकार के लिए चेतावनी है कि वो एजुकेशन को तबाह ना करे। एजुकेशन इस देश का भविष्य है। अगर एजुकेशन है तो ये देश सुरक्षित है। अगर ये एजुकेशन सुरक्षित नहीं है तो ये देश भी सुरक्षित नहीं। क्या कभी ऐसा होता है 3-3 महीने तक एडेड कॉलेज में सैलरी न मिले? 3-3 महीने तक एडेड कॉलेज के स्टाफ को पेंशन न मिले? मकान जो लोन पर बना रखे उनकी किस्त भी देनी है, वो कैसे? सारी इतनी डिले, इतनी टैक्सेस इनके द्वारा की जा रही है जिसकी कोई हद नहीं। एक फिर आपको एग्जांपल देता हूँ। एडेड कॉलेज में सैलरी और पेंशन पहले डायरेक्ट ट्रेजरी से आ जाती थी, अब ऐसा नहीं है। तो बैरियर उन्होंने उनके ऊपर लगा दिए। एक हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उससे आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, वो अपनी मर्जी से वो भी 2-4 दिन लगाएगा। कहने का प्रयास क्या है? इतने हर्डल, इतने पैदा करो ताकि एम्प्लॉय फेड अप होकर के खुद ही नौकरी को छोड़ा चला। लेकिन हम उस मिट्टी के बने हुए हैं, हमारे सरकार के साथ टक्कर नहीं। मैं जितने भी हमारे रिटायर्ड टीचर हैं, प्रिंसिपल एसोसिएशन है, यहाँ पर मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आगे जब भी इस तरह की बात होगी, हम बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेंगे। क्यों? एजुकेशन को बचाना हम टीचर्स की नहीं, समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा चाहते हैं, उनको बर्बाद नहीं होने देंगे। क्योंकि असली राष्ट्रवादी हम हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है जो इस तरह के हडल पैदा करते हैं। इतने शब्दों के साथ ज्यादा ना बोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने